नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर दुनिया। सवाल सिर्फ आशंका का नहीं है, सवाल है अस्तित्व का। हिरोशिमा और नागासाकी की राख अब भी गवाही देती है कि जब दुनिया ने होश खोया था तो मानवता ने क्या कीमत चुकाई थी। आज वही गलती दोहराने की कगार पर है ये धरती। रूस यूक्रेन जंग थम नहीं रही। आतंकवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में तनाव थोड़ा कम हुआ है। उधर गाजा में इजराइल हमास संघर्ष जारी है। ईरान भी नया मोर्चा खोल सकता है। चीन ताइवान के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। मध्य पूर्व में बारूद सुलग रहा है और बड़ी ताकतें अमेरिका, रूस, चीन एक दूसरे को सीधे या परोक्ष चुनौती दे रहे हैं। इसी तनाव पर पश्चिमी देशों में एक सर्वे हुआ है जिसमें लोगों ने अगले कुछ वर्षों में तीसरे वर्ल्ड वॉर की आशंका जताई है। क्या तीसरे विश्व युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या कूटनीति मर चुकी है और हथियार बोलेंगे? क्या संयुक्त राष्ट्र अब केवल नाम का शांति रक्षक है? और सबसे अहम सवाल, क्या हम बच सकते हैं? आज हमारे साथ जुड़े हैं देश के कई एक्सपर्ट, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे और जाहिर तौर पर यह देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो सर्वे है जिसमें परमाणु हथियारों तक की बात हो रही है, ये जो सुगबुगाहट आनी शुरू हुई है इसके बाद, ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है। हम चर्चा पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। दूसरे विश्व युद्ध यानी 1939 से 1945 की समाप्ति को 80 साल बीत चुके हैं। दुनिया आज भी उस विभीषिका को याद कर कांपती है, लेकिन विश्व शांति की नींव एक बार फिर डगमगाने लगी है। रिसर्च एजेंसी यूगोप के ताजा सर्वे के अनुसार अमेरिका और यूरोप के लोग 5 से 10 साल में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जता रहे हैं। रूस के साथ बढ़ता तनाव, अमेरिका की विदेश नीति और परमाणु हथियारों का खतरा इस डर की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। सर्वे में शामिल 55% लोगों ने माना कि एक और वैश्विक युद्ध संभव है। वही 76% लोगों का मानना है कि वर्ल्ड वॉर में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा। लोगों को यह भी डर है कि दूसरे विश्व युद्ध के मुकाबले कहीं अधिक विनाशकारी होगा ये युद्ध। यूरोप और अमेरिका के लोग अपने देशों को इस युद्ध में शामिल होने की आशंका जता रहे हैं। तीसरा विश्व युद्ध होने के वो कौन से कारण हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। पहला कारण, रूस यूक्रेन युद्ध का लंबा खिंचाव। 2022 से जारी यह युद्ध केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहा। अमेरिका और नाटो देशों की रूस के खिलाफ सैन्य व आर्थिक भागीदारी ने वैश्विक ध्रुवीकरण को बढ़ाया है। रूस बार बार परमाणु हमले की चेतावनी भी दे चुका है, जो चिंता को और गहरा करता है। दूसरा कारण, चीन ताइवान तनाव। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और सैन्य कार्रवाई की धमकी देता रहा है। अमेरिका ताइवान का समर्थन करता है, जिससे दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति बनती है। अगर ये टकराव खुला युद्ध बना तो इसमें कई एशियाई और पश्चिमी देश भी शामिल हो सकते हैं। तीसरा कारण, इजराइल हमास और ईरान के बीच टकराव। मध्य पूर्व हमेशा से तनाव का केंद्र रहा है। इजराइल और हमास के बीच चल रहा संघर्ष और हाल ही में इजराइल ईरान के बीच सीधा हमला युद्ध की संभावना को बढ़ाता है। ये संघर्ष क्षेत्रीय से वैश्विक रूप ले सकता है, क्योंकि इसमें अमेरिका, रूस और अन्य ताकतें अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हैं। चौथा कारण, परमाणु हथियारों की दौड़। अमेरिका, रूस, चीन, उत्तरी कोरिया, भारत, पाकिस्तान जैसे देशों के पास परमाणु हथियार है। उत्तरी कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण कर रहा है, जिससे एशिया में अस्थिरता बनी हुई है। छोटी सी चिंगारी बड़ी तबाही में बदल सकती है। पांचवा कारण, आर्थिक और साइबर युद्ध। देशों के बीच ट्रेड वॉर, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और साइबर अटैक अब आधुनिक युद्ध के रूप में हैं। अमेरिका चीन के बीच तकनीकी वर्चस्व को लेकर तनाव और डॉलर के वर्चस्व को चुनौती मिलना, इनसे संघर्ष की नई शक्लें उभर रही हैं। छठवां कारण, वैश्विक ध्रुवीकरण और गुटबंदी। दुनिया एक बार फिर 2 गुटों में बंटती दिख रही है। एक और अमेरिका, नाटो और उसके सहयोगी देश, दूसरी ओर रूस, चीन, ईरान और उसके समर्थक देश। सातवां कारण, संयुक्त राष्ट्र की कमजोर भूमिका।
वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए बनाए गए संगठन जैसे यूएन और यूएनएससी आज कमजोर और निष्क्रिय नजर आते हैं। बड़े देशों के बीच टकराव में ये संस्थाएं प्रभावी भूमिका नहीं निभा पा रही है। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि वर्तमान में जारी संघर्षों, कूटनीतिक विफलताओं और बढ़ते सैन्यकरण की सच्चाई है। यदि दुनिया ने जल्द ही शांति, संवाद और समझौते का रास्ता नहीं अपनाया तो ये आशंका हकीकत में बदल सकती है और तब उसका खामियाजा पूरी मानवता को भुगतना पड़ेगा। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो तीसरे विश्व युद्ध की जो आहट है पश्चिमी देशों में सुगबुगाहट है। इस चीज को समझना पड़ेगा कि क्या वाकई में जो सर्वे है वो ये कहता है, लोगों को लगता है कि हाँ तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, और जाहिर तौर पर इसमें जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होंगे वो परमाणु हथियार होंगे, क्योंकि जो देश हैं जिनके बीच जो चीजें चल रही हैं, जो संघर्ष लगातार चल रहा है, वो ये एक सवाल खड़ा करता है कि वो कितने शक्तिशाली देश हैं। देखिए, पहला विश्व युद्ध जाइए, दूसरा विश्व युद्ध जाइए, इनकी तस्वीरों को उठाकर देखें कितना वक्त ये चले, कौन कौन सी कंट्री थी, हम उस पर भी आएंगे जब चर्चा में जाएंगे। लेकिन तीसरे विश्व युद्ध की जो आहट है ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करती है कि जब पहला और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तब कितनी ज्यादा नुकसान हुआ था, कितना कुछ खोया था। तो यदि आज के समय में तीसरा विश्व युद्ध होता है तो आप देखिए उससे आने वाली एक इमेजिन करके भी देखिए कि कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो ये बड़ा सवाल है, क्या होगा, क्या पश्चिमी देशों में इसको लेके जो सुगबुगाहट है कि क्या संकेत देती है, कौन कौन से देश किसके साथ हो सकते हैं, और परमाणु हथियार का जो एक इस्तेमाल की बात हो रही है जो बड़ा इफेक्टिव होगा, क्या वाकई उस हद तक जाएंगे, ये बड़े सवाल हैं। सीधे चर्चा पर चलते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। विदेश मामलों के एक और जानकार हमारे साथ जुड़े हैं निपुण आलम बयान। निपुण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थल सेना गौरव पवार अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है, फिलहाल कनेक्ट नहीं है। रक्षा विशेषज्ञ पीसी थपलियाल हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, उनका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुपम जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? अनुपम जी, ये जो तीसरे विश्व युद्ध की आहट है या पश्चिमी देशों में जो थोड़ी थोड़ी हलचल हो गई है, जो चीजें चल रही हैं, देखिए भारत पाकिस्तान तो हाल का विषय है, जो थोड़ी सी सिचुएशंस आई अभी देखने के लिए आतंकवादी घटना के बाद, ये विषय तो है। इसको लेकिन मैं थोड़ा सा अभी एक तरफ करूं, हम इसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा रूस यूक्रेन को आप ले लीजिए, इजराइल को आप ले लीजिए, हम पहले और दूसरे विश्व युद्ध की यदि कंट्रीज को देखें तो आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है कि क्या वाकई में जो स्थितियां परिस्थितियां इस वक्त हैं या जो बढ़ रही हैं या जो हलचल दिख रही है, ये वाकई तीसरे विश्व युद्ध की आहट है और ये कितनी डेंजरस हो सकती है। देखिए राखी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे हैं तो जो विश्व युद्ध जिनको हम कहते हैं, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, ये बेसिकली यूरोप के अंदर के युद्ध थे जो कि बाहर तक फैल गए। यूरोप के अंदर लड़ाइयां शुरू हुई थी और उसके जो परिणाम है वो पूरी दुनिया को भुगतने पड़े थे। और आज भी कमोवेश यूरोप से ही वैसी परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। जैसे यूक्रेन और रशिया वॉर अब एक खतरनाक मोड़ ले चुका है, तो वो विश्व युद्ध की तरफ बिल्कुल जा सकता है। और जैसा कि राष्ट्रपति पुतिन के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो 1-2 दिन में ऐसा बड़ा धमाका करने वाले हैं जिससे कि न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोपियन नेशंस तक उसकी आहट पहुंचेगी। तो ये साफ साफ इशारा है कि अब चीजें कंट्रोल के बाहर जा रही हैं। देखिए, एक चीज हमको ध्यान रखनी चाहिए कि विश्व युद्ध जैसी ये कोई भी बड़ी चीज कभी डेमोक्रेसीज के बीच में आपस में नहीं होती। इसमें एक तरफ एक ऐसा शख्स जरूर रहता है जो कि सर्वशक्तिमान है अपने देश का और जिसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो राष्ट्रपति पुतिन लगभग उसकी अवस्था में आप मान सकते हैं। दूसरी तरफ जेलेंस्की है, वो भी भले ही डेमोक्रेटिकली चुने हुए राष्ट्रपति थे, लेकिन अब वो जैसा व्यवहार कर रहे हैं वो एक ऑटोक्रेट जैसा व्यवहार है। वो खुद अपने आप को यूक्रेन का मसीहा मान चुके हैं, वो भी झुकने को तैयार नहीं। और इसमें जो शक्तियां कल तक यूक्रेन को फंड कर रही थी, उनको हथियार दे रही थी, वो शक्तियां अब अपने बचने के रास्ते ढूंढ रही हैं, क्योंकि रूस की मिसाइलों की जो धमक है वो पूरे यूरोप तक पहुंच सकती है, अमेरिका तक पहुंच सकती है।
तो अब सिचुएशन निश्चित तौर पर वर्ल्ड वॉर वाली है। और यहाँ पर आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच में क्लैश हुआ। इनफैक्ट अभी हमने हाल ही में देखा है कि इसराइल हमास के बीच में क्लैश चल ही रहा था, अभी खत्म नहीं हुआ है। इसराइल की लड़ाई कई सारे संगठनों के साथ हुई। ईरान का भी एक एंगल आप देख सकते हैं, वहां भी अमेरिका वर्सेज ईरान, इसराइल वर्सेज ईरान दिखाई दे रहा था। सीरिया और उसके आसपास के जो इलाके हैं, इराक का कुर्दिस्तान इलाका, सीरिया के इलाके, टर्की के इलाके, ये सब अशांत हैं। लेकिन इन सब अशांति के बीच में ये वर्ल्ड वार की वजह हो सकते हैं, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर यूरोप से वर्ल्ड वार चालू हो गया तो ये सब जो अलग अलग हलकों में लड़ाइयां चल रही है, वो उसको फ्यूल जरूर कर देंगी। और फिर इस पूरी लड़ाई जो यूरोप के अंदर सीमित रहनी चाहिए थी, इसका दायरा पूरे दुनिया तक फैल जाएगा। निश्चित तौर पर यह वर्ल्ड वार बन जाएगा। तो अभी की सिचुएशन वाकई में डराने वाली है। आज खास तौर पर जो वर्तमान में जो आज हो रहा है वो डराता है, क्योंकि विश्व युद्ध की भयावहता सब पूरी दुनिया ने देख रखी है। हालांकि इस पीढ़ी ने नहीं देखी है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध को हुए काफी अर्सा हो गया, 70 साल से ऊपर हो चुके हैं। और एक पूरी की पूरी एक पीढ़ी जवानी से लेकर के बूढ़ी हो गई, और उसमें ज्यादातर लोग अब दुनिया में नहीं है जो विश्व युद्ध के समय रहे होंगे। लेकिन उसके बावजूद जो कहानियां अभी पुरानी नहीं हुई हैं, तो दुनिया को ये समझना चाहिए कि ये हम जिस तरफ पूरे समाज को ले जा रहे हैं, जिस तरफ पूरी दुनिया को ले जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विनाश है। और विकास के रास्ते पे चलता हुआ मनुष्य कब विनाश के रास्ते पर चल पड़ता है, ये कभी निश्चित हो ही नहीं पाता है। पूरी हमारा इतिहास भरा पड़ा है इन चीजों से, कभी जमीन के लिए, कभी किसी धन के लिए, कभी किसी चीज के लिए, कभी स्त्रियों के लिए लड़ाइयां लड़ती रही हैं। ये ह्यूमन नेचर रहा है, और यही चीजें आज फिर सबसे सामने दिखाई दे रही हैं। तो सही यही होगा कि पूरी दुनिया इस बारे में गौर करे कि हम बेसिकली मानवता का विनाश कर रहे हैं, अपने अहम के टकराव की वजह से, अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से। बिल्कुल सही बात है। ठीक है निपुण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी रही। निपुण जी, आपकी क्या राय है? तीसरे विश्व युद्ध की जो आहट की हम बात कर रहे हैं, कितना डेंजरस हो सकता है? हालांकि अनुपम जी ने बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर किया। आप क्या मानते हैं, और वाकई में क्या हम लग रहा है वर्तमान की परिस्थितियों को देखकर कि ये कंडीशन बनेगी? नहीं, देखिए, अभी मुझे ये नहीं मैं कह सकता कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की कंडीशन बनेगी, क्योंकि देखिए आज भी रशिया ने कहा कि हम ऑर्सेनिक जो वॉर हेड है उससे हम अटैक करेंगे, और अब ये अटैक कैसा होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हालांकि हम देखें, ब्रिटेन ने भी डिमांड की है अमेरिका से कि जो स्ट्रैटेजिकल बॉम्बर है वो हमको दीजिए, क्योंकि हमारे ऊपर भी अब खतरा मंडरा सकता है। अब ये देखना होगा कि रशिया और यूक्रेन का जो ये वॉर है वो किस दिशा की ओर जाएगा। अभी तक तो क्या था कि रशिया ने वॉर तक का भी डिक्लेरेशन नहीं किया था कि वी आर इन वॉर, कहते कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। रशिया का और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट उसको कहा जा रहा था, और जब इस टेक्निकल वर्ड का यूज किया गया कि हम इसको वॉर कहेंगे और वॉर में हम लोग चले गए हैं, तो मैं मानता हूँ कि चीजें टेंस तो हुई हैं, चीजें बड़ी जरूर हैं, और वाकई में बहुत बड़ी टेंस सिचुएशन है कि आप सोचिए कि यूक्रेन ने रशिया के अंदर घुसकर मारा और 4,000 किलोमीटर जाके आपको मारा, जो रशिया के ऊपर हम उम्मीद नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए दुनिया में 3-4 देश को हम लोग हार्ड पावर नेचर बोलते हैं, अमेरिका, रशिया और इजराइल। ये बोलते हैं कि हम जो है एक तो बैलेंस ऑफ पावर को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, और साथ ही सुपर पावर है और साथ में हार्ड पावर है। तो जब ऐसे कंट्रीज के ऊपर अटैक होता है तो निश्चित रूप से, और वो भी अंदर तक जाकर अटैक होता है, तो बात ये भी इसमें देखनी होती है कि इस प्रकार का जो हमला हुआ है, ये हमला करने वाला कौन था, यानी कि अटैक करने वाला कौन था। मैं तो निश्चित रूप से मान के चलूंगा कि ये अटैक हुआ, ये हमला हुआ है, ये यूक्रेन के द्वारा नहीं बल्कि नाटो फोर्सेस के द्वारा हुआ है, नाटो के द्वारा हुआ है। तो अब नाटो का जवाब रशिया क्या देगा, इस पर देखना होगा। कोशिश ये हो रही है कि रशिया को ये दिखाया जाए कि तुम इतने ताकतवर नहीं हो, हम जहां चाहे क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, मार सकते हैं, यानी कि रशिया के दमखम तोड़ने का प्रयास है। ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि नाटो फोर्सेस एक तरफ हो जाएंगी, चाइना और रशिया एक तरफ हो जाएंगे, और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। और ये इसमें स्थिति बनती है कि आगे जो थर्ड वर्ल्ड वॉर का मतलब है कि दुनिया की समाप्ति। और आज के दौर में न्यूक्लियर वेपन जब होना है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस समय केवल अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन था, आज तो कई देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है, और उससे भी अच्छे आपके बहुत सारे आपका वॉर हेड्स है। तो थर्ड वॉर को कहना थोड़ा सा जल्दीबाजी मुझे लग रही है, क्योंकि मैं देखता हूँ देशों के व्यवहार काफी जिम्मेदार भी हुए हैं। आज भारत जैसे देश भी हैं। पहले क्या था कि जो वर्ल्ड था वो बाइपोलर था, तो उस कंडीशन में इस प्रकार का थर्ड वर्ल्ड वॉर मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर होना थोड़ा पॉसिबिलिटीज उसमें बन गई थी। लेकिन जब मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में थर्ड वर्ल्ड वॉर बोलना
तो मुझे लगता है थोड़ा जल्दीबाजी होगी। और अभी ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इसराइल का है, सबका फिर कोर्स के ऊपर चल रहा है, लेकिन मुझे गुंजाइश थोड़ा कम लगती है। और हाँ, ये टेंस है पूरी दुनिया के लिए। इस समय रशिया के लिए जो अटैक है वाकई में पूरी दुनिया को शॉक करने वाला है। मुझे भी हो चाहे कोई भी हो, सब सोच रहे हैं। और किस प्रकार से, किस प्लानिंग से हुआ, ये जरूर मैं कहूंगा कि एक न्यू तरह का वॉरफेयर स्टार्ट हुआ है, जो पीएम मोदी ने कहा भी था कि हमें एक न्यू वॉरफेयर की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, भारी भरकम नहीं, अब छोटे छोटे वेपन में भी काम करेंगे। ये रखिए। बिल्कुल, चलिए वापस आऊंगी। कुमार राकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। कुमार राकेश जी, क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और जाहिर तौर पर एक पूरा कहते हैं ना कि एक नीति, विदेश नीति को हम समझें, कूटनीति हम समझें, सारी कंट्रीज में इस वक्त क्या चल रहा है, कौन किससे कितना आयात करता है, निर्यात करता है, कौन किसका कितना हितैषी है, समय समय पर किसके साथ खड़ा होता है, और अभी वर्तमान में जो सिचुएशंस बनी हुई हैं उसको देखते हुए आपको क्या लगता है? यदि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, परमाणु हथियार सबसे शक्तिशाली होंगे यदि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ गए, क्या आपको लगता है वो स्थितियां बन पाएंगी? ओवरऑल देखा जाए तो आपकी क्या राय है? परमाणु हथियार की बात है और जो बात अभी कही जा रही है उस परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो जिन जिन कंट्री के पास परमाणु हथियार है, चाहे रूस है, चीन है, उत्तरी कोरिया है, भारत है, पाकिस्तान है, तो पूरा विश्व इसमें समाहित हो जाता है। G7 जो हम बात करते थे, G8 से G7 हो गया, G20 है। G20 में पूरे विश्व की जो आर्थिक सत्ता समाहित है। वो G20 जो है, जिसमें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसमें अफ्रीका फोरम भी डाल दिया, तो अब G20 का मुझे लगता है डेफिनेशन बदलना पड़ेगा, G74 करना पड़ेगा, क्योंकि 54 कंट्रीज उस पूरे घटक में है। तो करीब करीब वो विश्व G20 के पहले जो G7 का जो क्लब है, फिर उसमें हमने क्वाड क्लब बनाया। तो ये तमाम परिप्रेक्ष्य में जितने घटक बने हैं, जितने गुणक हैं, उसमें अभी जो हमारे अमेरिका के जो नए खेवनहार हैं, ट्रंप जी, डोनाल्ड ट्रंप जी, चुनाव के पहले बड़े अच्छे लग रहे थे। उनकी बातें, उनकी कवायदें कि लगा कि भाई रूस जो है उनकी बात मान लेगा, चाहे जैसे उन्होंने बेइज्जती की जेलेंस्की की बुला करके, ये करो नहीं तो भाव था, नहीं तो हम तुमको ये कर देंगे। लेकिन अभी अचानक पिछले 3 जनवरी से लेकर के ये मई है, पिछले दो तीन महीनों में ऐसी उनकी पूरी की पूरी जो विदेश नीति है ऐसी करवट ली है कि अमेरिकन जो विशेषज्ञ हैं वो कंफ्यूज हैं कि अनप्रेडिक्टेबल आदमी आगे क्या करेंगे उनको नहीं मालूम। अब चूंकि वो महाशक्ति उस मामले में है, सबसे $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी का क्लेम करने वाला है। हालांकि अभी जो उनका अभी IMF ने सर्वे दिया है, उनका सबसे जो मुद्रास्फीति की दर है काफी लो पे होने वाली है, 3.2 2 पॉइंट इस तरह का है। तो वो एक तो वो जो कारण है, ट्रंप जिस तरह से अभी रूस भी उनकी बात नहीं मान रहा है, और यूक्रेन कहाँ से मानेगा, इसका फिर से लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप ने उनके पीठ पर हाथ रख दिया, चलो रूस नहीं मानता है, फिर पुरानी नीति पे आ गए। अभी जो पाकिस्तान मामले में भारत पाकिस्तान के बीच में जो उन्होंने किया, फिर वो यू टर्न, करीब 10-12 ऐसे निर्णय हैं कि बोलने के बाद यू टर्न लिया है ट्रंप ने, तो मिस्टर ट्रंप ने। उससे क्या हो रहा है, कंफ्यूजन पैदा हुआ है। और वही जो जैसे कि चीन और ताइवान की बात है, चाहे हमास और फिलिस्तीन और इजराइल की बात है, वहां भी उनकी बात नहीं मान रहे। तो जो दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहे थे वो कहीं न कहीं सड़कती जा रही है, खिसकती जा रही है। चीन के बीच आते हैं, फिर चीन से ट्रेड डील टूट जाता है। भारत इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जितना अभी जो अमेरिका की नीति रही है, आप देखेंगे ये भारत एक शब्द है, समशीतोष्ण मुद्रा में है, ना ठंडा ना गर्म है, वेट एंड वॉच की नीति पे काम कर रहा है। तो जो तीसरे विश्व युद्ध के आगाज की बात है या आशंका की बात है कि तीसरा जो युद्ध के बाद मुझे लगता है कोई युद्ध ही नहीं होगा। यदि परमाणु हथियार से युद्ध लड़ा गया तो ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। कौन चाहता है इन परिप्रेक्ष्य में, कौन चाहता है मानवता का विनाश? कौन इनिशिएट कर रहा है? पूरा विश्व देख रहा है। इसमें हम भारत ही आगे विश्व का अग्रदूत है, रहेगा और उसको वकालत करेगा। लेकिन साथ साथ यदि देखें, यूनाइटेड नेशन यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस का अंश है या भाग है यूएनएससी, मतलब उसको तो पूरा भंग कर देना चाहिए मेरे विचार से।
हमारे प्रधानमंत्री ने 2021 में नरेंद्र भाई मोदी ने कहा कि रिफॉर्म की जरूरत है यूनाइटेड नेशन को। मैं कहता हूँ उस बॉडी का यूजलेस हो चुका है, एक भी उनकी बात ही कोई नहीं सुन रहा है। तो उस गार्जियन का क्या मतलब जब उसके बच्चे या उनके भाई बंदी जो हैं उनकी बात ही नहीं समझ रहे हैं। तो भाई उसका मतलब क्या है कि यूएनजीए हर एक साल गए, अपना अपना एजेंडा लिया, भाषण दिया, किसी को 15 मिनट, किसी को 18 मिनट, आखिर अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या है? और सारे देश उसको हिस्सा दीजिए जिससे वो संस्थान चल रहा है। तो उस पैसे का क्या हो रहा है, उसका कोई लेखा जोखा है या नहीं है, वो अलग कहानी, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो यूनाइटेड नेशन भी अपनी प्रासंगिकता मुझे लगता है खो चुका है, खोता नहीं जा रहा है। उसको सशक्त करना पड़ेगा, जैसे कि उसका हेडक्वार्टर जो है और हर एक कंट्री में है। यूएन के जो सब्सिडरी है, यूनेस्को का अलग है, यूएनएससी का अलग है, यूनेडो का अलग है, तो WHO का अलग है, वो ठीक है। लेकिन उनको एक तरह से सबको बैठ करके चिंतन मंथन करना पड़ेगा कि आप मानवता का विनाश चाहते हैं या शांति चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सिर्फ तीसरे युद्ध की विश्व युद्ध की बात कर करके हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। हमारे साथ गौरव जी और पीसी थपलियाल जी भी जुड़ गए हैं। गौरव जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैडम, बिल्कुल सुन रहा हूँ। हाँ गौरव जी, क्योंकि आप एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और मुझे ऐसा लगता है एक चुनौतियां बहुत होती हैं, एक स्ट्रेस बहुत होता है, रणनीतियां काम करती हैं। अब क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं तीसरे विश्व युद्ध की आहट की, क्या ऐसा हो सकता है जो सुगबुगाहट है, रूस यूक्रेन को ले लीजिए, जो चीज़ें चल रही हैं, भारत पाकिस्तान में जो तनातनी है, देखिए उसको हम डिनाई नहीं कर सकते फिलहाल के सिचुएशंस पर, क्योंकि जो चीज़ शुरू हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन ठीक है, सीज फायर हुआ, रुकी चीज़ें रुकी। लेकिन बाकी कंट्रीज़ को लेके हम देखें, हम पहले विश्व युद्ध को देख लें, एक लंबे समय तक चला, दूसरा विश्व युद्ध हमने देखा लंबे समय तक चला, बहुत ज्यादा बर्बादी का मंजर, करोड़ों लोगों की जान चले जाना छोटी सी बात नहीं होती। तो ये बात तो सच है कि तीसरे विश्व युद्ध को कोई चाहेगा नहीं, लेकिन क्या जो चल रहा है, जो चीजें हैं, क्या जो परमाणु हथियार की आशंका जताई जा रही है कि ये एक सबसे बड़ी वजह हो सकती है, एक दहशत तो है कि यदि कहीं कुछ ऐसा हो गया सब कुछ बर्बाद होगा। तो ये जो तैयारियां हैं, ये जो सारी एक बातें निकल कर आती हैं, क्योंकि आप एक आर्मी ऑफिसर हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूं, ये रणनीतियां आपको कितनी सही सटीक लगती हैं कि ऐसी सिचुएशंस हो सकती? देखिए, राकेश जी ने पूरा सब कुछ क्लियर किया है इस विषय में, बहुत बढ़िया बोले हैं राकेश जी, और राकेश जी की बात से मैं समर्थन हूँ। देखिए, राकेश जी जो बोले थे बिल्कुल, क्योंकि ये अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो समझिए कि पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। और देखिए, कहीं ना कहीं ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, इसके बाद से ही ये चीजें कहीं ना कहीं शुरू हो गई है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद और देशों को ये लग गया है, पहले भारत को ये हल्के में लेते थे, लेकिन भारत आज की डेट में उस मुकाम पे पहुंच चुका है कि भारत हर किसी को जवाब देने के लिए सक्षम है। तो और देश जो सक्षम है तो ये सोचती हैं अपने आप को और मजबूत करके रखें कि अगर हमारे ऊपर भी ऐसा कोई बात होता है तो उसके लिए हम निपटने के लिए तैयार रहें। बाकी ऐसा कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर का तो ऐसा कोई सिचुएशन बनेगा नहीं मेरे हिसाब से, और बनना भी नहीं चाहिए। और देखिए, एक लड़ाई वाली बात जो है, लड़ाई आदमियों की नहीं रहेगी। अगर लड़ाई होगी तो पूरी मशीनरी लड़ाई होगी, अगर लड़ाई छिड़ता भी है तो आदमियों का कोई योगदान नहीं होगा, पूरी मशीनरी लड़ाई होगा, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल एकदम सही चीज बोले हैं सर, पहले भी बोल चुके हैं और बिल्कुल एकदम क्लियर है। और एक दूसरे को ना सिर्फ नीचा दिखाने के लिए जो मजबूत देश हैं, अपने आप को और ज्यादा मजबूत, जिनके पास आर्थिक व्यवस्था अच्छी है, स्ट्रांग है, वो अपने आप को और मजबूत करने के लिए और दिखावा करने के लिए कि हमारे पास ये नहीं थे, हमने ये ले लिया, हमारे पास वो नहीं था, हमने वो ले लिया, ताकि और देशे उन पे अटैक करने से पहले या कुछ करने से पहले 10 बार सोचें। क्योंकि देखिए, अगर पाकिस्तान की स्थिति अगर खराब है तो पाकिस्तान कुछ नहीं ले सकता। पाकिस्तान पहले अपना पेट भर ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो पाकिस्तान कुछ नहीं ले सकता। तो पाकिस्तान तो बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ऐसे देश हैं जो खुद ही अपने आप में जूझ रहे हैं। तो जो बड़ी देशें हैं, बड़ी देश जो लड़ने को बोल रही हैं बार बार, ऐसा कुछ नहीं हो। थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में ऐसा अभी तक कोई, मैं भी बोल सकता हूं कि नहीं होगा। अगर होगा तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, एकदम क्लियर है। सर ने बता रखा, डॉक्टर साहब ने बताया, बिल्कुल क्लियर बोला है, एकदम ब्रह्मांड नष्ट होगा। मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल क्लियर है मैडम। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। पीसी थपलियाल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर, आप एक रक्षा विशेषज्ञ हैं, मुझे लगता है बहुत डेप्थ में जाके बहुत अच्छे से इस चीज को डिफाइन करेंगे। तीसरा वर्ल्ड वॉर जो है, विश्व युद्ध है, क्या
हो सकता है? देखिए, सबकी राय लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबका अपना अपनी एक एक्सपर्टीज़ है, वो अपने हिसाब से उसका आकलन करके अपनी बात रखते हैं। क्या आपको लगता है उस स्थिति में हम पहुंच सकते हैं? ये सवाल आज इसलिए भी जायज़ है क्योंकि जो पश्चिमी देश हैं, जो उथल-पुथल है, जो चीज़ें चल रही हैं, हर एक दिन नई चीज़ आ जाती है। कोई कहता है अब हम ऐसा अटैक कर देंगे कि अच्छे से सबक सिखा देंगे। अरे आप तो अटैक कर देंगे तो क्या सामने वाला बैठा रहेगा? वो भी तो अटैक करेगा, वो भी तो कुछ चीज़ें करेगा। तो रक्षा की दृष्टि से देखें तो तीसरा विश्व युद्ध कितनी बड़ी चुनौती है, और ना हो इसे रोक लिया जाए, ये अपने आप में कितनी बड़ी चुनौती है। चीज का आकलन कर रहे हैं तो हमें इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा और जो स्थिति फर्स्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड में थी, उस स्थिति को आकलन करते हुए हम पाएंगे कि बहुत सारा पानी बह चुका है। अब जो समाज है, समाज का स्वरूप बदल गया है, विश्व का स्वरूप बदल गया है। जब हम देखें कि किस तरह से पहले दुनिया दो ध्रुवों में बटी थी, जहां पे साम्यवाद राजनीति और पूंजीवाद राजनीति दो आमने सामने थी। अब धीरे धीरे जब साम्यवाद का ढांचा ढहता हुआ नजर आया तो पूरी दुनिया लगभग लगभग पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ चल दी है। और पूंजीवादी व्यवस्था के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स का जो पूरा विश्व में आप पाएंगे कि जब हमारे पूर्वज थे तो उनमें वो बीमारी नहीं थी जो आज हर तीसरा आदमी फेस कर रहा है। आज जो भी 70 वर्ष से ऊपर है वो लगभग पगला सा गया है। आप देखेंगे जितने भी स्टेट ऑफ हेड है, कभी हम नॉर्थ कोरिया के जो हेड को हम कहते थे कि ये पागल हो चुका है, ये बार बार न्यूक्लियर वार की धमकी देता है विश्व को। लेकिन अब हमें सारे जो स्टेट ऑफ हेड है, चाहे आप ट्रंप का व्यवहार देखिए कि किस तरह का व्यवहार देखिए, इनके ऊपर है वर्ल्ड वार कैसे होगा। जो लोग इस समय देशों को नियंत्रित कर रहे हैं और यूएन को जिन्होंने जूते की नोक में रख दिया है, इन लोगों की दुनिया में ये आकलन करना कि तीसरा विश्व युद्ध होगा कि नहीं होगा, ये 3 दिन के जो सिंदूर ऑपरेशन था हमारा, वो हमारी आंखें खोल गया। जब हम लगभग पाकिस्तान के साथ भिड़े तो हमने पाया कि पाकिस्तान की पीठ के पीछे कितने लोग खड़े थे। चाइना खड़ा हुआ, ईरान खड़ा हुआ और तमाम अन्य लोग, इवन फ्रांस और अमेरिका का जो रोल था वो किस तरह से वे इस को देख रहे थे। आज जो युद्ध सर मेन चीज तो आप बोले नहीं, टर्की के बारे में बोले नहीं। मेन तो टर्की के बारे में बोले नहीं आप। देखिए, टर्की एक बहुत बड़ा ऐसा स्टेट नहीं है जिसको मैं चाइना, अमेरिका, रूस, हर कोई इन लोगों का नाम लेता है, क्योंकि ये पावर अफेक्ट करते हैं पूरे विश्व की। और जब रशिया यूक्रेन को तरफ आज उलझा हुआ है तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि वहां भी यूक्रेन अगर जो इतनी ताकत के साथ यूएस के यूएसएसआर के आगे रशिया के अगेंस्ट खड़ा है तो उसके पीछे नेटो कंट्री है। तो इसका मतलब लगभग छोटा मोटा तीसरा विश्व युद्ध इस समय चल रहा था जब हम गए हो। तो थैंक गॉड कि हमने रोक दिए अपने कदम, नहीं तो ये लगभग तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज में जा चुका था, जहां इजराइल और हमास लड़ रहा है, जहां रूस और यूक्रेन लड़ रहा है, और जहां हम लोग साउथ एशिया में उलझ गए थे। लेकिन हमारे जो कदम थमे हैं ये विश्व हित में होंगे, क्योंकि कोई भी पूंजीवादी व्यवस्था में इवन पाकिस्तान नहीं चाहता कि युद्ध हो। इवन जो भी पूंजीपति लोग हैं जो जीना चाहते हैं वो युद्ध नहीं चाहते हैं, और सत्ता आज उन्हीं के हाथों में है। बाकी जो जिसको सर्वहारा समाज बोलते हैं, जिसको हम साम्यवाद समाज बोलते हैं, उसका धीरे धीरे अपने आप सूखते जा रहे, खत्म होते जा रहे हैं। उनकी आवाज खत्म हो गई है, उनकी ताकत खत्म हो गई है। इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर आपको धर्म युद्ध नजर आएंगे। आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान उस पर नहीं लड़ रहा है कि विचारधाराओं के तहत नहीं लड़ रहा है, वो केवल धर्म के आधार पर लड़ने के लिए तैयार है। तो आप ये देखिए कि अगर 4 आतंकवादियों ने यहाँ पे घटना की पहलगाम में, तो हमने सीधा सीधा अपने बाजू पड़े और दम दमादम पाकिस्तान पे भिड़ पड़े। हमने उन चारों को पकड़ना भी उचित नहीं समझा कि पकड़ के तय करें कि रियली कहां से वे यहाँ भेजे गए थे। इसी तरह पुलवामा में भी हमने तय नहीं किया।
हमने सीधा सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर की। तो इन चीजों को समझते हुए जिस तरह से देश जा रहा, अगर आज मोदी जी की जगह में कोई और बिठा दो आप, तो उसका उसका बिहेवियर अलग होगा। बिहेवियर ऑफ स्टेट लीडर्स मैटर्स कि तीसरा विश्व युद्ध कब आएगा, कैसे आएगा। और जहां तक न्यूक्लियर वॉरफेयर का है, तो 1945 में क्या दुनिया ब्रह्मांड खत्म हो गई थी? हमने देखा है कि जब हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम गिराए गए, एटम बम गिरने का मतलब ये नहीं कि ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। ये एटम बम गिरेंगे, वो उस स्थिति में गिरेंगे जब स्टेट लीडर जो है पागल हो जाए। तो अब उसमें ही अगर समझदार लीडरशिप जहां जहां रहेगी, इसलिए हमें बहुत जरूरत है कि आंख मीच कर किसी की प्रशंसा न करना। हमें सोचना होगा कि क्या ये एक आदमी 140 करोड़ के लोगों को चला सकता है? कैसे हम हर चीज को ले रहे हैं। जिस तरह से सिंदूर ऑपरेशन का जश्न इस देश में मनाया जा रहा है, वो भी हमें बहुत अच्छा नहीं लगता कि हमारा सीडीएस कुछ और बोलता है। तो इन चीजों को अनदेखा न करे। भारत बहुत बड़ा देश है, इसकी जिम्मेदारी है। एक कभी नॉन अलाइनमेंट था जब जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने पूरे विश्व में ये बोल दिया कि हम किसी के साथ खड़े नहीं होंगे, हम गुटबाजी से दूर रहेंगे। लेकिन आज हम समझ ही रहे कि हम खड़े कहां हैं, हम अकेले पड़ गए। जो गुटबाजी का नारा देकर हम जब बहुत सारे देश हमारे साथ खड़े थे, आज हम अकेले खड़े नजर आए। 3 दिन के सिंदूर ऑपरेशन में हमने सारे साथी खो दिए। ये हमें चिंता होनी चाहिए। बिल्कुल और ठीक है। चिंता जी बिल्कुल ठीक है, मैं वापस आऊंगी थपलियाल जी। अनुपम जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, अभी तक बातों से यह समझ में आता है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा, अभी कोई एक अंतिम मुहर नहीं है। लेकिन यदि वो सिचुएशन आती है तो वो कितना डेंजरस हो सकता है, उस पर आपने भी अपनी बात रखी थी। और हमें किस तरीके से उन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, हमें यह भी देखना पड़ेगा। भारत उस जगह कहां होगा, किसी के बीच भी, किसी भी देशों के बीच में हो रहा हो, उसका इंपैक्ट हमें कितना पड़ता है, यह हमें देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो चीजें आ रही हैं, रूस यूक्रेन को यदि मैं लेकर चलूं, आपको नहीं लगता कि यहां पर कोई ऐसे 2 गुट भी हो सकते हैं आने वाले समय में, यदि सिचुएशन वैसी बन गई? क्योंकि इनका युद्ध भी आप देख लीजिए, ये एक ऐसी जगह पे हैं जिनका हर दिन एक नया अपडेट आपको मिलेगा। ये शांति से रहने वाले मुझे कहीं नहीं दिखते। एक लंबा वक्त यहां हो चुका है। चलिए, पहला विश्व युद्ध तो चला लंबा समय, दूसरा भी लंबा समय चला, लेकिन तीसरे की आहट की आज इसलिए भी बात हो रही है क्योंकि रूस यूक्रेन में जो चीजें चल रही हैं, अमेरिका एक गुट अपना कर सकता है, रूस अपना एक गुट कर सकता है, इन दोनों के साथ अलग अलग देश जा सकते हैं। फिर यदि मैं नाटो का जिक्र कर लूं, हो सकता है वो एक किसी को समर्थन करे, और यह भी हो सकता है कि अलग देशों के साथ वो अलग खड़ा हो जाए। तो ये जो एक सिनेरियो आएगा, ये क्यों नहीं आ सकता? ये बिल्कुल आ सकता है वर्तमान स्थिति को देख के। तो ये तो एक बड़ी चुनौती है। जो पॉलिटिक्स इस समय ऐसे मोड़ पर खड़ी हुई है जहां पर आप ये नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया में 2 गुट हैं या 3 गुट हैं। यहाँ पर एक दिन में गुट बदल भी जाते हैं। रशिया का आप उदाहरण देख लीजिए। कल तक भारत का अभिन्न मित्र हुआ करता था, और भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध के समय, युद्ध के जस्ट बाद में, अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म भी नहीं हुआ है, रशिया पाकिस्तान के साथ $2 बिलियन की डील कर लेता है। अमेरिका पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी पकड़ता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। उधर भारत के साथ भी वो व्यापार करना चाह रहा है। चीन भारत को दुश्मन मानता है, लेकिन भारत के साथ जबरदस्त व्यापार कर रहा है। तो ये जो वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स है, इसमें आप ये नहीं कर सकते हैं कि कोई 2 गुट हैं या एक के पीछे एक लामबंद हो जाएंगे और पूरी दुनिया 2 धर्म बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हकीकत यह, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था ना, कि यूरोप से ही चीजें शुरू होती, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो। यूरोप में कुछ नेताओं के अहम का टकराव होता है, और वो अपने अहम के टकराव के चक्कर में पूरे पूरे देश को बर्बाद कर देते हैं, और उसके बाद उसकी जो रिपरकशंस हैं पूरी दुनिया में आती हैं। आज भी वही हो रहा है। इसलिए मुझे डर है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो लगभग वही परिस्थितियां इस समय यूरोप में बनी हुई हैं। यूरोप के अंदर जो आज का अटैक हुआ है, जो अंदर घुस के 4,000-5,000 किलोमीटर अंदर घुस के जो यूक्रेन जैसे बर्बाद हो चुके देश में जो अटैक किया है, और जिसके माध्यम से उसने रूस की पूरी पूरी एयर फ्लीट को लंगड़ा बना दिया है, वो दर्शाता है कि यूक्रेन भले ही बर्बाद हो चुका है, लेकिन आज टेक्नोलॉजी के जमाने में आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये कमजोर देश है, ये मजबूत देश है, क्योंकि बहुत सारे देश उसके पीछे लामबंद हैं। हमें भारत को उदाहरण देखना चाहिए। हम पाकिस्तान से सैनिक रूप से बहुत बड़े देश हैं,
हमारी सैनिक क्षमता पाकिस्तान से बहुत उम्दा है, हमारे जो हथियार है पाकिस्तान से बहुत उम्दा है। लेकिन 4 दिन की लड़ाई में हमने ये चीज सीखी कि पाकिस्तान को हम जितना कमजोर मान रहे हैं, चीन की बदौलत वो उतना कमजोर है नहीं। हमको पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति को और बेहतर करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर ये कमजोर और मजबूत का फर्क भी खत्म हो चुका है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ चुकी है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड वार ऐसे ही होते हैं, छोटी सी घटनाओं से वर्ल्ड वार शुरू होते हैं और पूरी दुनिया में वो फैल जाता है। आपका आकलन बहुत सही है कि एक सिचुएशन ये भी आ सकती है कि उधर रशिया यूक्रेन लड़ते रहें, यूक्रेन के पीछे नेटो के कुछ सदस्य रहे, कुछ सदस्य नेटो से बाहर भी आ जाएं। जैसे अमेरिका बार बार कह रहा है कि नेटो के झगड़ों में मैं क्यों फंसूं, यूरोप के झगड़ों में मैं क्यों फंसूं, मैं बाहर आ जाऊंगा। अमेरिका अपनी अलग ही राजनीति कर रहा है। ऊपर से आप ये देखेंगे कि ईरान को लेकर भी एक संशय रहती है, ईरान किस पाले में जाएगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा। इवन भारत को लेकर संशय है कि कल को अगर यूक्रेन और रशिया में लड़ाई हो गई तो भारत किसके पाले में जाएगा। बिल्कुल। भारत कहीं नहीं जा सकता है, भारत दोनों तरफ से फंसा हुआ है। तो भारत या यूक्रेन या ईरान, सबकी अलग अलग समस्याएं, सबके अलग अलग मसले हैं। सब अपनी अच्छाइयों को देखते हुए किसी गुट का हिस्सा बनना पसंद करेंगे। और बहुत सारे यहाँ पर देश ऐसे भी रहेंगे, अफ्रीकन नेशंस की मैं बात करता हूँ, ये ऐसे बेचारे लोग हैं, दुनिया में कहीं भी लड़ाई होती है सबसे पहले खाना अफ्रीका के गरीब देशों में खत्म हो जाता है। यूरोप में आज लड़ाई चालू हो जाए, अफ्रीका को खाना मिलना बंद हो जाएगा। तो असली युद्ध तो वो लोग झेलते हैं जिनका उस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। भुखमरी के शिकार अफ्रीकन देश, लैटिन अमेरिकन देश शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन्हीं देशों के जो लड़ाई कर रहे हैं, इनके बहुत सारे उत्पादों पर टिके हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चेन है और इस चेन को हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि विश्व युद्ध दूसरा जब हुआ था, उसके बाद से दुनिया ने शीत युद्ध देख लिया, दुनिया ने बहुत सारी लड़ाइयां देख ली, गल्फ वॉर देख लिया, लेकिन विश्व युद्ध नहीं देखा। और हमेशा बड़े जिम्मेदार देश इस बात से बचते रहे हैं कि विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियां ना हो, न्यूक्लियर वॉर जैसी परिस्थितियां ना हो। क्योंकि आप 2 साल हो गए, रूस बहुत बड़ी ताकत है, वो चाहता तो यूक्रेन को बर्बाद कर दिया होता, यूक्रेन के तमाम शहरों पर उसने मिसाइलों के माध्यम से न्यूक्लियर हथियार फेंक दिए होते, लेकिन उसने आज तक ये काम नहीं किया। उसके पीछे कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी का भाव है, लेकिन ये भाव कब तक टिका रहता है ये कह नहीं सकते, क्योंकि बेसिकली ये सब यूरोपियन नेशन है, इनके पास पैसा है, इनके पास हथियार है, इनके पास आर्म्स लॉबी है, ये कभी भी किसी को भी बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनका कोई नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होता, ये फिर से डेवलप कर जाएंगे। हाँ, अब परमाणु युद्ध ही चल जाए और इस स्तर पर चल जाए, जैसा कि पुतिन साहब ने कल ही कहा, स्टेटमेंट दिया है कि उनकी और सैनिक जो मिसाइल है, जिसको वो एक मिसाइल से कई सारे टारगेट को लॉन्च कर सकते हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड लॉन्च कर सकते हैं, 10 मैक की स्पीड से उड़ती है। देखिए किस तरह की मिसाइलें लोगों ने बना रखी है, आवाज की गति से 10 गुना तेज वो मिसाइल चलती है। रूस से ब्रुसेल्स तक या पश्चिमी यूरोप तक जाने में उसको सिर्फ 3 मिनट लगते हैं, किस गति से वो उड़ती है। तो इस तरह के जब हथियार है तो पूरी दुनिया का विनाश वो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। लेकिन जैसा जब जिन लोगों ने परमाणु हथियारों का आविष्कार किया था, उन्होंने भी ये कहा था कि ये बेहतर हथियार तब तक है जब तक इनको चलाया ना जाए। ये डिटरेंट बहुत अच्छे हैं, इनको उसी तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, इनको किसी के ऊपर चलाना नहीं चाहिए, अदरवाइज आप मानवता का विनाश कर देंगे। तो बेहतर यही रहेगा कि कोई एक पापा आ जाए जो युद्ध को रोक ले। मैं इसलिए इस बात को थोड़ा सा एक सटायर के रूप में कहना चाहता हूँ कि एक जमाने में बड़ा जुमला चला था आज से कुछ महीने पहले कि एक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वार रुकवा दी थी। तो मैं चाहता हूं कि वो चीज सही हो जाए, हमारे देश के ना सही किसी भी देश के प्रधानमंत्री रूस यूक्रेन का वार रुकवा दे, पापा बन जाएं, तो कम से कम दुनिया में शांति स्थापित हो और ये भय खत्म हो जाए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब यही बात है कि आएगा कौन। सबसे बड़ी बात ये भी होती है निपुण जी, ये बात सच है, भारत पाकिस्तान के बीच जो कुछ चीजें चल रही थी ये बात सच था। बाद में कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आ गया, फिर उस पर भी बहुत सारी सियासत इसलिए हो गई क्योंकि कहा गया कि वो कहते हैं मैंने सीज फायर करा दिया, मेरे कहने से हो गया, जबकि पीछे बातें ये थी कि पाकिस्तान जो है वो नतमस्तक हुआ, उनको लगा कि नहीं ये नहीं होना चाहिए इसलिए रुक गया। देखिए वो एक राजनीतिक रूप से चीजें जो आई गई वो एक अलग विषय था, लेकिन ये बात सच है, कौन किसके बीच में बोल रहा है, कोई किसी के बीच में बोलेगा। आपको लग रहा है ये चीजें होल्ड हो सकती हैं? यहां तो ये स्थिति बन गई है कि 2 लोग लड़ रहे हैं, आराम से देख रहे हैं, कौन किसके साथ जाएगा इस पर मंथन होता है। ये बात सच है। देखिए पाकिस्तान जो कर रहा था, आतंकवाद के सब खिलाफ थे, लेकिन उसके समर्थन देने के लिए भी तो लोग खड़े हुए ना। हमारे साथ कौन था? क्या खुल के कोई आ गया? क्या खुल के किसी ने ये चीज कही कि हाँ हम पाकिस्तान को बिल्कुल, आज हमारा डेलीगेशन जा रहा है, हमें कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, कितनी चीजें होंगी, ये आने वाले वक्त की बात है। लेकिन हमें यह भी तो देखना पड़ेगा कि एकदम से स्टैंड लेके क्या कोई खड़ा होने वाला है? नहीं देखिए राखी जी, आपने थोड़ा सा, मैं कहूंगा कि अगर भारत पाकिस्तान के इस कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो टर्की ही केवल एकमात्र ऐसा देश था जो पाकिस्तान के साथ खड़ा था और इजराइल ओपनली हमारे साथ खड़ा था।
बाकी दुनिया के जितने भी देश हैं उनका आप चाहे मौन समर्थन कहें, किसी ने भी भारत के एक्शंस की किसी ने आलोचना नहीं की है। वो तो ट्रंप यानी कि अमेरिका ने बाद में चौधराहट लेने का प्रयास किया। रीजन ये था कि पूरी दुनिया में चाहे वो इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था या रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो ट्रंप के बहुत प्रयास करने के बाद भी वहाँ शांति नहीं बन पा रही थी। तो ट्रंप अपने एक दिखाने के लिए कि हाँ, मैं वर्ल्ड में आज भी एक प्रभावशाली देश हूँ और मैं कहीं ना कहीं प्रभाव रखता हूँ, और मैंने इस वॉर को रुकवाया। तो ऐसा नहीं था कि इस वॉर में हमारे साथ लोग नहीं थे। आतंकवाद के मुद्दे पर सभी का समर्थन, और यूएनएससी में जब मीटिंग हुई थी तो चीन भी वहां पर पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं कर पाया था। हम इस बात से कि एक बात थी, चलो एक ये विषय अलग था, लेकिन एक भारतीय या हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अगर राखी जी बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक चेहरा होता है, वो होता है नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित। नैतिकता जो है, जिसको हम इथिकल वैल्यूज बोलते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, नैतिकता बोलते हैं, ये नैतिकता दम तोड़ देती है जब राष्ट्रीय हित की बात होती है, नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है। तो ये बात भी सत्य है, ये बात भी फैक्ट है। हर देश अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट में, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है एक आपका इंटरनेशनल टेररिज्म का एक एपिसेंटर है। इसमें हम ही नहीं, हमने कई बार कहा भी है, ओसामा बिन लादेन दुनिया का जो सबसे बड़ा आतंकवादी कहलाया, वो कहाँ से पाया गया? पाकिस्तान से पाया गया। लेकिन फिर भी आप चाइना हो, टर्की हो, ईरान हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन जैसे देश हो, अपने अपने इंटरेस्ट में पाकिस्तान को आज भी क्या कर रहे हैं? बैक कर रहे हैं। लेकिन जैसे उनके इंटरेस्ट बदलेंगे तो वो बदल जाएंगे। और हम बात करें जब इथिकल वैल्यूज की या मोरलिटी की, तो भारत भी तो आज आप देखिए तालिबान से हम बात कर रहे हैं। इसी भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में भारत के विदेश मंत्री अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से बात कर रहे थे, जहां भारत खुद 90 से पहले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे, सैद्धांतिक एस्पेक्ट पे बात करता था, लेकिन भारत आज व्यवहारिक होकर बात कर रहा है। हम म्यांमार की सरकार से बात कर रहे हैं, हमने कालादान मल्टी ट्रांजिट रूट फिर से स्टार्ट कर दिया है बात करना, और उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो हालात परिस्थितियां बदलती हैं तो देश बदलते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन की बार बार बात आ रही थी कि न्यूक्लियर वेपन को आप ये मान के चलिए कि न्यूक्लियर वेपन केवल एक डेटरेंस है, वो केवल आपको सुरक्षा की गारंटी देता है। न्यूक्लियर वेपन का यूज होना, मान लीजिए आज रशिया यूज करता है या पाकिस्तान, कोई भी देश यूज करता है, तो ये तो वो भी देश जानते हैं कि अगर हम यूज करेंगे तो हमारे ऊपर भी इस्तेमाल होगा। ये तो वो वाली स्थिति होती है कि मुझे खुद मरने की इच्छा है, मैं सुसाइड करना चाहता हूं, तो हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी ले मरेंगे। उस तरह की सोच अगर दुनिया रखेगी तो फिर दुनिया चल ही नहीं पाएगी। और मैं नहीं मानता कि दुनिया इस प्रकार की सोच रखती है। दुनिया में हर, खासतौर से हम बात करें राजनेताओं की बात करें, सेना अध्यक्षों की बात करें, सेना के लोगों की बात करें, जो ताकतवर लोग हैं वो तो जीना चाहते हैं लाइफ को, वो तो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, वो क्यों चाहेंगे मरना मारना? हाँ, ये डिफरेंस के लिए हम लोग मानते हैं हमेशा न्यूक्लियर वेपन को। और बिल्कुल अभी मैं देख रहा था, अनुपम जी बात कर रहे थे कि देखिए रशिया यूक्रेन का इतना वॉर हो चुका है, इतना लंबा वॉर चल रहा है, रशिया चाहता तो अब तक कर दिया होता न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल। कई बार रशिया ने बोला भी है हम स्टार्ट कर देंगे। हमने देखा 2008 में जॉर्जिया वाले कॉन्फ्लिक्ट में खुद कहा था, रशिया ने कहा था स्टार्ट कर देंगे। 2014 में जब क्रीमिया वाला मामला हुआ, सीरिया का मामला हम देखे 2015 में जब हुआ, तो कई सारे इश्यूज में बातें आती जरूर हैं, लेकिन इनको यूज करना इतना आसान नहीं है। और देखिए थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की जो कंडीशंस बनती है वो तब बनती है कि जब मैं देखूं कि अथॉरिटेरियन स्टेट इतना हावी हो जाए कि उसको कोई काउंटर करने वाला ना रहे। अभी मुझे लगता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो बैलेंस ऑफ पावर है वो मेंटेन है। अभी जो ये अटैक हुआ कल, इस अटैक ने कहीं ना कहीं एक बैलेंस ऑफ पावर को बिगाड़ने का प्रयास जरूर किया है। और अगर ये बिगड़ता है और उसके बाद रशिया की जो एक्शंस होंगे तो वो हमको देखना होगा, उसके आधार पर हम एनालिसिस करेंगे कि आगे क्या स्थिति बनेगी। लेकिन ये मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी भी बैलेंस ऑफ पावर है। दुनिया में बहुत से देश हैं जहाँ अमेरिका है, इजराइल है, रशिया है, चाइना है, भारत है, और भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, और भी कंट्रीज ऐसे हैं जो बैलेंस ऑफ पावर रखते हैं, चाहे इकोनॉमिकली चाहे मिलिटरली। तो अभी उस तरह की पॉसिबिलिटीज को मैं नहीं मान पाऊंगा। लेकिन हाँ जरूर है कि दुनिया में टेंस चल रही है, दुनिया में टेंशन है, इसका प्रभाव पूरे ग्लोबल पड़ेगा। और मैं इसको जियोपॉलिटिकल बड़े चेंजेस की ओर देख रहा हूँ कि रशिया और चाइना नजदीक आएंगे, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक टेंशन सिचुएशन बनती है कि इन दोनों का ज्यादा नजदीक आना। तो हो सकता है कि जो चीन का सुर हो वो रशिया का सुर हो जाए, तो उस कंडीशन में भारत को थोड़ा टेंशन हो सकती है। लेकिन भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को उसी तरह लेके चलेगा जो हम लेके चले हैं, न्यूट्रल नहीं, बल्कि वी आर स्टैंड विद द पीस, वी आर द अगेंस्ट ऑफ द टेररिज्म। ये हमारा स्टैंड है, हम उसी स्टैंड पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है ये राकेश। कुमार राकेश जी,
क्योंकि जी। ये जो चर्चाएं अभी हम जिस चर्चा में बैठे हैं, ये एक सर्वे है, अमेरिका रूस का एक सर्वे है, जहां कुछ परसेंट लोगों को ऐसा लगता है कि वैश्विक युद्ध हो सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि यदि इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो 5 से 10 साल के अंदर, एक टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ये सर्वे है कि 5 से 10 साल में हो सकता है ये सारी परिस्थितियां बने। तो सर 5 से 10 साल में समय तो है, और अभी जो वर्तमान परिस्थितियां देख रहे हैं वो आने वाले समय में कैसी होंगी, हमें कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, वो कितने और स्ट्रांग होंगे, कितने अप एंड डाउन्स देखेंगे। मुझे लगता है वक्त जरूर लंबा है, लेकिन चीजें कब बढ़ जाती हैं या बिल्कुल ही नहीं होंगी, इसे हम कैसे एक्सेप्ट करें? राखी जी, जितने सर्वे हैं, यदि आप 10 साल के सर्वे को देखें और समझें, चाहे पॉलिटिकल सर्वे या सोशल सर्वे को छोड़ दें और मेडिकल सर्वे को छोड़ दें, जो भी रिसर्च है उसके अलावा मेरा मानना है कि टोटली कहीं न कहीं से वो पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। और जो ये 5-10 साल में ऐसा हो जाएगा तो 5-10 साल में शांति भी तो हो सकती है। लेकिन उनका ये कहना है, जो भी सर्वे की चर्चा आप कर रहे हैं, इसलिए ऐसे अभी सर्वे आए, अभी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, कपिल जी बहुत खुश हो जाएंगे कि सबसे हैप्पीएस्ट देश पाकिस्तान है। सोचिए, भारत को उसमें नीचे 80-90 पोजीशन पे डाल दिया। ये नॉनसेंस सर्वे नहीं है तो क्या है? भले वो क्रेडिबल कंपनी हो चाहे जो भी हो, मतलब बांग्लादेश सुखी देश है भारत से, नॉनसेंस है। तो सर्वे की जहां तक बात है, मोस्टली 90% मैं उसको खारिज करता हूं, कई मामलों में, आर्थिक मामलों में भी, चाहे इस तरह के मामलों में। रही बात जो बातें यहाँ पे अभी की जा रही है, निपुण जी ने बहुत अच्छी बात कही वहां पे कि जो हमारा जो मतलब शर्त है, हमारी जो भावना है, हमारा जो इथोस है पीस को लेकर के और एंटी टेररिज्म को लेकर के, इसमें भारत अभी आगे बढ़ा है और आगे लीडर बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबकी बोलती बंद, और एक नैरेटिव को बंद करना चाहिए हम मीडिया वालों को भी और तमाम पॉलिटिशियन से, जितने एक्सपर्ट हैं, कि भारत कोई खड़ा नहीं है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। सिर्फ टर्की अजरबैजान को छोड़ दें, सारे देश जितनी टीम गई है सबका, मैं सातों टीम के लीडर से भी लोगों से बात हो रही है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स है। पाकिस्तान मुद्दा है लेकिन टेररिस्ट मुद्दा है। भाई पाकिस्तान जो है छोटा पड़ जाता है, टेररिज्म बड़ा है वहां पे। और जितने प्रमाण आए हैं कि भाई नवाजे जनाजा की बात हो, जहां भी हो, कि वहां के जो पूरे बिल से निकल आए हैं सारे आतंकवादी जो भी हैं, और वहां राजनीतिक रैलियां कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तो अल्लाह आर्मी अमेरिका की चपेट में शुरू से रहा है जब से जन्म हुआ है, और तीनों से वो निकल जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। और उसमें हमारे जो कांग्रेस के भाई हैं, चाहे जो भी लोग हैं, वो उनको कभी अल्लाह अच्छा लगता है, कभी आर्मी अच्छा नहीं लगता है, कभी अमेरिका अच्छा लगता है, कभी चीन अच्छा लगता है। तो ये सब मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, चूंकि अभी हम एक गंभीर डिस्कस कर रहे हैं, पॉलिटिकल लाइन की बात नहीं है। तो जो अभी जो हमारे लीडरशिप है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो लीडरशिप है, जो भाजपा की लीडरशिप है, वो पूरे विश्व में एक तो माइलस्टोन खड़ा किया है। अभी अनुपम जी अच्छी बात कही कि काश ऐसा हो जाए कि भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए यूक्रेन में और 24 घंटे के लिए जीरो जोन बना दिया गया, और जबकि ऐसा पहले इतने राष्ट्राध्यक्ष ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है। भारत विश्वगुरु रहा है, शांति के मामले में भी, विकास के मामले में भी, और हर मामले में ताकत, हम भारत की ताकत को अंडरमाइन करते हैं, हमारे भारत के लोग, विश्व के लोग नहीं कर रहे हैं। 1947 $1 = 1 INR, ज्यादा दिन की बात नहीं है, ये डाटा की बात है। उसको समझना, अपने शक्ति को समझना, संजोना। और आप देखिए ना, उत्तरी कोरिया और ट्रम्प का जो इक्वेशन था, आज है क्या? जो पिछले टर्म में, इस टर्म के पहले जब ट्रम्प थे 16-20 में, जो इस तरह की स्थिति बनी थी, ऐसा है क्या? नहीं है। वो उत्तरी कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष लोग क्या मान चुके हैं, कितना नुकसान हुआ उत्तरी कोरिया को। जहाज बनाया, उसको फेलिसिटेट किया, वहां पार्टी की, और 1 घंटे में लुढ़क गया। क्या टेक्नोलॉजी है और क्या उसका मुद्दा है? तो ये एक संकेत है। ये होता है कि हमारे वेदों में, पुराणों में कहा गया है कि जब भी कोई ऐसी ग्रह की बात आती है, या उपद्रव की बात आती है, या हिंसा की बात आती है, या उसको कहे विध्वंस की बात आती है, तो शांति के संदेश मिलते हैं और शांति भी होता है। तो मुझे लगता है कि विश्व जो है शांति ही पसंद करेगा। और रिपु जी ने अच्छी बात कही, वो कोई मरना नहीं चाहता है। ताकतवर लोग हों, जिनके पास पैसा हो, वो चाहता है जिंदा रहे, जितना भी खर्चा हो जाए। तो जिंदा सभी रहना चाहते हैं, दबंगई के साथ। अब दबंगई किसकी?
तो दबंगई वहां करनी पड़ेगी नैतिकता की, दबंगई करनी पड़ेगी मोरल वैल्यू की, दबंगई ये नहीं करना पड़ेगा तो अच्छा तुमने मेरी बात नहीं मानी, यूक्रेन के पीठ पे थमा दिया, चलो भाई 2000 बम फोड़ दो, उससे उससे शांति नहीं मिलने वाली है। अच्छा उसने बात नहीं मानी, मैं नाटो में नहीं रहूंगा। तो ये जो है उसको हम कहते हैं बचपने से विदेश नीति नहीं चलती, इसलिए इसको समझना पड़ेगा और गंभीरता से लेना पड़ेगा। अब भारत बहुत ही गंभीर है, एक एक पल पे विश्व की घटनाओं पर नजर रखा हुआ है। रशिया भारत के साथ खिलाफ नहीं जाएगा, भले वो पाकिस्तान 2 साल पुरानी खबर है, अभी चलाई जा रही है कि रूस और पाकिस्तान एक साथ हो गया, 5 साल पुरानी डील है। वो न्यूज को कहां से कैसे प्रोपेगेट करना है, कैसे रॉन्ग नैरेटिव भेजना है, लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, सबका अपना अपना काम है। वो चीन अभी कहां कोई स्टेटमेंट भारत के खिलाफ दिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, भले ही पाकिस्तान में उसका पूरा का पूरा एक स्टेक फंसा हुआ है। और नई रिपोर्ट बता दूं कि चीन अभी बलूचिस्तान के साथ सीधी बातचीत करने के लिए उद्यत हुआ है और काम शुरू हो गया है। ये क्या मतलब है? ये पाकिस्तान को प्रश्रय दे रहे हैं लोग। ठीक है, ये जानने समझने की बात है कि भारत की जो विदेश नीति है और भारत के जो लोग हैं, ये कहते हैं ना, बार बार मैं इस बात को कहता हूं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी भाई। 1200 शताब्दी के बाद बीच में करीब 850 साल हम गुलाम रहे और हम अपने कारण गुलाम रहे। अंग्रेजों ने गुलाम नहीं बनाया, मुगलों ने नहीं बनाया। तो मुद्दा वही है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ठीक है, दुश्मन रहा है क्योंकि समय की सीमा। गौरव जी थोड़ा जल्दी से अपनी बात रख लीजिएगा प्लीज। ठीक है गौरव जी, अपनी बात रखिए जल्दी से, समय की सीमा है सर। चलिए, शायद जुड़े नहीं है। थपलियाल जी प्लीज अपनी बात रखिएगा। देखिए, हम कैसे नजरअंदाज कर दें कि हमारे एयर चीफ मार्शल ने जो सवाल खड़े किए उनको हम मास्क बंद करके बोले कि मेरा देश आगे बढ़ रहा है। आज हम 4.5 गलत बयान है साहब, स्थिति नहीं है, बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। स्टेटमेंट दिखाइए उनका, ये बहुत जगह चलाया जा रहा है। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला। गलत तो गलत है, अरे बीच बोलने की बात नहीं है। मेरी कोई यहाँ ठेकेदारी नहीं है, लेकिन गलत बयान तो कीजिए देश के लिए। ठीक है, कुमार रखिए एक सेकंड के लिए प्लीज। एयर चीफ मार्शल ने जो बोला है वो उसका जवाब अभी हमें नहीं मिला। जो 4 आतंकी हमारे देश के अंदर आकर यहाँ पे बंदूकें लेकर कत्लेआम कर गए, वो कहाँ गए? उनको जमीन निकल गई। चलना चाहिए, कहाँ बोला चीफ मार्शल ने, प्लीज। अरे ये चीफ मार्शल ने क्या बोला मालूम नहीं है? आप चलाना चाहिए उसको, हमको सब मालूम है, उनको चलाना चाहिए। जब ये बोल रहे हैं ऑथेंटिकेट करना चाहिए इनको। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने क्या बोला? एयर मार्शल ने क्या बोला कि जो हम 2021 में जो ऑर्डर किए अभी तक नहीं मिले और जो कोई विश्वास नहीं है, झूठ बोला। एयर मार्शल ने नहीं बोला। आप सर अपनी बात किसी के मुंह में डाल रहे हैं, सीओडी के मुंह हम डाल रहे हैं, चीफ मार्शल के मुंह डाल रहे हैं। अरे फैक्ट तो बोलिए ना भाई साहब, प्लीज। ऐसे लोगों की क्या डिबेट में लाना जिनको कुछ नहीं मालूम कि सीधे सर आपको सब मालूम है, आपसे ज्यादा मालूम है। चलिए देखिए, तीसरे विश्व युद्ध की आहट पर हम चर्चा में बैठे थे कि क्या स्थितियां परिस्थितियां हो सकती हैं, यदि ये स्थिति होती है तो भारत का स्टैंड क्या हो सकता है, भारत कहां हो सकता है। कुल मिलाकर एक बात निकली है, फिलहाल उस तरफ हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये चिंता का विषय है। यदि इस ओर बढ़ते हैं तो ये खतरनाक हो सकता है। खैर, समय की सीमा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, सबका अपना एक व्यक्तिगत मत हो सकता है, अपनी बात हो सकती है, लेकिन जो एक सर्वे आया है जिसमें लोगों ने आशंका जताई है, बिल्कुल परमाणु हथियार की जो बात हो रही है कि यदि इस पर जाते हैं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन इस पर आप नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो कंट्रीज हैं वो भी ये समझती हैं, उनकी लीडरशिप ये समझती है कि यदि हमने ऐसा किया तो हम जाएंगे तो सामने वाला भी जाएगा। तो बहुत सारे इसके पीछे के पहलू हैं, लेकिन हाँ, जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां बनी हुई हैं, हम इसे नकार नहीं सकते कि आने वाली तस्वीर कैसी होगी। इसलिए अलर्ट रहना है, समझदारी से रहना है। हर कंट्री की विदेश नीति क्या कहती है, कूटनीति क्या कहती है, उस पर नजर रखने की जरूरत है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।